तो ये वीडियो रहने वाली है UFC 298 की रिकैप वीडियो, जहां पर इस कार्ड की जो भी मेन फाइट्स थी उनके बारे में बात करेंगे। एंड ऑल्सो इस वीडियो में मैंने चैप्टर्स को ऐड कर दिया है, तो जिसको जिस फाइट के बारे में देखना है वो इजिली अब देख सकता है। तो सबसे पहले काफी जल्दी बात करते हैं UFC 298 के प्रीलिम कार्ड के बारे में, जहां पर बैंटवेट फाइटर रिन्या नाकामोरा की फाइट हुई कार्लोस वेरा के साथ, जहां पर इस फाइट में रिन्या नाकामोरा ने एक काफी इजी डिसीजन को विन कर लिया। अब ये जो फाइट हुई, यहाँ पर कार्लोस वेरा जो दी अल्टीमेट फाइटर में कॉर्नर की टीम में था, वो एक्चुअली में रायन हॉल का स्टूडेंट है, तो वो ऑब्वियसली एक जुजुत्सु फाइटर होगा जो एक टिपिकल रायन हॉल की तरह पूरी फाइट में ग्राउंड में रहेगा। यूएफसी में वन डायमेंशनल होके फाइट को जीतना काफी मुश्किल होता है, वो भी अगर तुम पूरे ही जुजुत्सु फाइटर हो, और यहाँ पर भी एग्जैक्टली यही हुआ। रिन्या नाकामोरा ने इजिली कार्लोस वेरा के हर एक सबमिशन को डिफेंड कर लिया, उसे ग्राउंड में कंट्रोल किया, और इसी की वजह से ये फाइट बोरिंग होगी, बट रिन्या नाकामोरा इस फाइट को बहुत इजीली जीत गया। तो इसी विन के साथ रिन्या नाकामोरा ने अपनी अनडिफीटेड स्ट्रीक को मेंटेन रखा है, जहां पर अब वो 9-0 पे आ गया है। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, ये फाइट थी हैवीवेट डिवीजन की, जहां पर मार्कोस डिलेमा ने फाइट की जूनियर टाफा के साथ, और वो इस फाइट को जीत जाता है बाय टेक्निकल नॉकआउट। राउंड 1 में मार्कोस डिलेमा एक बहुत ही हैवी किक को थ्रो करता है, जिसने एकदम से जूनियर टाफा की लेग को बुरी तरह से डैमेज कर दिया। जूनियर टाफा उस लेग में जरा भी अपने वेट को नहीं डाल पा रहा था, और जैसे ही राउंड 2 आया, ये सेम प्रॉब्लम जूनियर टाफा को हुई, और इसीलिए अनफॉर्चुनेटली इस फाइट को स्टॉप करना पड़ा। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जूनियर टाफा ने इस फाइट को सिर्फ एक दिन पहले लिया था, तो इसीलिए जूनियर टाफा को एक ह्यूज रिस्पेक्ट। बट इसी के साथ अगर मार्कोस डिलेमा की बात करें, तो मार्कोस डिलेमा ने एक काफी अच्छी लेग किक को थ्रो किया, जिसकी वजह से जूनियर टाफा इंजर्ड हो गया, और ये मैं बोलूंगा कि मार्कोस डिलेमा की लेग किक को थ्रो करने की चॉइस काफी अच्छी थी। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, ये फाइट थी प्रीलिम कार्ड की मेन इवेंट फाइट, जहां पर विमेन स्टॉवेट फाइटर अमेंडा लेमोस की फाइट हुई मैकेंजी डर्न के साथ। अब इस फाइट को अमेंडा लेमोस ने यूनानिमस वे से विन कर लिया, जहां पर राउंड 1 और राउंड 3 दोनों ही राउंड्स काफी क्लोज थे, बट क्लियरली राउंड 1 को अमेंडा लेमोस ने विन किया, और राउंड 3 को विन किया मैकेंजी डर्न ने। बट इसी के साथ अगर राउंड 2 की बात करें, तो वहां पर मैकेंजी डर्न एक मैड गर्ल की तरह अमेंडा लेमोस को चेस करने लग पड़ी बिना अपने गार्ड को ऊपर किए हुए, और इसी के एडवांटेज लेते हुए अमेंडा लेमोस एक बिग पंच को कनेक्ट करती है, जो मैकेंजी डर्न को नॉकडाउन कर देता है। इस पूरे राउंड में अमेंडा लेमोस मैकेंजी डर्न को बीट अप कर रही होती है, जहां पर अमेंडा लेमोस एक बिग लेफ्ट हुक को कनेक्ट करती है, एंड एक बार फिर से मैकेंजी डर्न नॉकडाउन हो जाती है। बट इस टाइम मुझे लगा कि ये फाइट ओवर हो जाएगी, बट किसी तरह ये राउंड मैकेंजी डर्न सर्वाइव कर लेती है, और फिर राउंड 3 में कम बैक करके वो इस राउंड को विन कर लेती है। बट क्योंकि राउंड 1 और राउंड 2 अमेंडा लेमोस ने विन किया था, तो इसीलिए इस फाइट को वो जीत गई बाय यूनानिमस डिसीजन। और अब UFC 298 के मेन कार्ड के बारे में बात करें, तो इस मेन कार्ड को ओपन करने वाली फाइट थी मिडलवेट डिवीजन की, जहां पर इस फाइट में एंथनी हर्नांडेज ने रोमन कॉपिलॉफ को सबमिट कर दिया। अब इस फाइट से पहले ये नैरेटिव था कि रोमन कॉपिलॉफ की स्ट्राइकिंग बेटर है और एंथनी हर्नांडेज की ग्रैपलिंग बेटर है, बट इस फाइट में एंथनी हर्नांडेज ने स्ट्राइकिंग में भी रोमन कॉपिलॉफ को बीट किया है। एंथनी हर्नांडेज ने इस फाइट में रोमन कॉपिलॉफ के ऊपर कांस्टेंट प्रेशर को मेंटेन रखा, उसे आउटस्ट्रक किया, और जब भी उसे चांस मिल रहा था, तो वो हमेशा ट्राई कर रहा था रोमन कॉपिलॉफ को ग्राउंड में लेके जाने का। अब फर्स्ट राउंड में तो रोमन कॉपिलॉफ एंथनी हर्नांडेज के टेकडाउन्स को डिफेंड कर लेता है, एंड ऑल्सो इसी के साथ राउंड 2 में एक मोमेंट आती है, जहां पर रोमन कॉपिलॉफ एंथनी हर्नांडेज के ऊपर एक हेड किक को लैंड करने के बाद उसे कपल ऑफ पंचेस से फॉलो अप करता है, बट एंथनी हर्नांडेज को हम देख सकते हैं कि उसे इन स्ट्राइक से जरा भी फर्क नहीं पड़ा, वो फिर से अपने प्रेशर को रोमन कॉपिलॉफ के ऊपर डालने लग पड़ा, और फिर जैसे ही ये फाइट ग्राउंड में गई, एंथनी हर्नांडेज ने टेक ओवर कर लिया। रोमन कॉपिलॉफ ने बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्राई की उस रियर नेकेड चोक से बाहर निकलने की, जिसमें वो 2 बार सक्सेसफुल भी हो गया, बट एंथनी हर्नांडेज की ग्राउंड गेम काफी अच्छी है, और इसीलिए जब थर्ड टाइम उसने रोमन कॉपिलॉफ को फिर से रियर नेकेड चोक लगाया, तो इस बार वो सक्सेसफुल हो गया। एंथनी हर्नांडेज के फेस में हम देख भी सकते थे कि उसे इस बार पता लग गया था कि ये चोक लॉक इन हो गया है, और ये बात सच भी निकली, क्योंकि रोमन कॉपिलॉफ टैप आउट कर देता है। तो अ ग्रेट विन बाय एंथनी हर्नांडेज। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, ये फाइट थी बैंटमवेट डिवीजन की, जहां पर मिराब दिलिशवली ने हेनरी सोहुडो को डोमिनेट किया, और इस फाइट को यूनानिमस वे से विन कर लिया। फाइट की स्टार्टिंग से ही पहले मिराब दिलिशवली इतना ज्यादा हाइप्ड अप था कि आई डू थिंक कि यही चीज उसे बहुत भारी पड़ गई थी जब उसने हेनरी सोहुडो के साथ ब्रॉल किया, और हेनरी सोहुडो ने एक परफेक्ट लेफ्ट हुक को कनेक्ट कर दिया था। लेफ्ट हुक कनेक्ट होने के बाद हम देख सकते थे कि मिराब दिलिशवली रॉक हो गया है, बट उसने काफी जल्दी रिकवर कर लिया, और फिर उसी के बाद उसने पूरी फाइट में हेनरी सोहुडो को कंट्रोल किया है। अब हेनरी सोहुडो का गेम प्लान तो काफी अच्छा था कि वो मिराब दिलिशवली को किक्स थ्रो करेगा, उसकी लेग को टारगेट करेगा, ताकि मिराब
दिलिश्वली स्लो डाउन हो जाए, वो ज्यादा मूव ना करे और फिर वो मिराब को कंट्रोल करे। बट राउंड 1 के अलावा ये गेम प्लान जरा भी नहीं चल पाया, क्योंकि मिराब दिलिश्वली अपनी फाइट्स में इतने ज्यादा प्रेशर को पुट ऑन करता है कि हेनरी सोउडो जैसा फाइटर जो इतनी इजीली गैस आउट नहीं होता है, वो भी राउंड 1 के बाद गैस आउट होता हुआ दिखा। उस बिग लेफ्ट हुक की वजह से राउंड 1 हेनरी सोउडो विन कर लेता है। बट फिर जब राउंड 2 की बारी आती है तो मिराब दिलिश्वली एक मशीन की तरह टेक डाउन्स को स्पैम करने लग पड़ता है, जहां पर वो टेक डाउन करने में सक्सेसफुल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ये चीज मैटर ही नहीं कर रही थी, क्योंकि मेन चीज मिराब की रहती है कि वो अपने ओपोनेंट पर इतने ज्यादा प्रेशर को डाले कि उसका ओपोनेंट एग्जॉस्ट हो जाए। एग्जैक्टली राउंड 2 में ये होने लग पड़ा, जहां पर हेनरी सोउडो ने फिर से डिसाइड किया कि वो मिराब दिलिश्वली के साथ ब्रॉल करेगा। बट इस बार मिराब दिलिश्वली काफी शार्प था और जब भी दोनों के बीच में पंचेस एक्सचेंज हुए तो वहां पर हेनरी सोउडो बीट अप हो रहा था। अब ये चीज मैं पहले भी बोल चुका हूं कि अगर फाइटर का रेसलिंग का बैकग्राउंड है तो डेफिनेटली वो चीज उसे हेल्प करने वाली है, बट एमएमए की रेसलिंग थोड़ी डिफरेंट होती है और यहां पर भी हमने इसी चीज को देखा कि एक हेनरी सोउडो जो एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, वो एक काफी अच्छा रेसलर है, बट वो भी मिराब दिलिश्वली के टेकडाउन्स को डिफेंड नहीं कर पाया। अब राउंड 2 के एंड में मिराब दिलिश्वली हेनरी सोउडो पर एक गिलेटिन चोक को लगा देता है, जो वैसे तो लॉ की नहीं होता है, बट क्योंकि हेनरी सोउडो काफी एग्जॉस्ट हो गया था तो वो उस पोजीशन से बाहर नहीं निकलता है। एंड अगर मिराब की बात करें तो वो इस मीन टाइम पर अपनी टंग को आउट कर रहा था, वो मार्क ज़करबर्ग से बात कर रहा था और बेसिकली हम बोल सकते हैं कि वो शो बोटिंग कर रहा था। अब राउंड 3 की बात करें तो यहां पर मिराब दिलिश्वली एक टेक डाउन को शूट करता है, जिससे कि वो हेनरी सोउडो को अपने शोल्डर्स के ऊपर रखता है और पूरे केज के अक्रॉस मार्क ज़करबर्ग के सामने हेनरी सोउडो को स्लैम करता है। तो ओवरऑल काफी डोमिनेट विन बाय मिराब दिलिश्वली। अब आई डोंट थिंक सो उसे कोई भी डिनाई कर सकता है कि UFC 299 में शॉन ओमेली वर्सेस मार्लिन चिडोवेरा का जो भी विनर होगा उसी के साथ मिराब दिलिश्वली की फाइट होगी, यानी कि मिराब दिलिश्वली की जो नेक्स्ट फाइट होगी वो फाइट होगी बैंटरवेट टाइटल के लिए। ऑन दी अदर हैंड अगर हेनरी सोउडो की बात करें तो इस फाइट में उसने रियली ट्राई किया मिराब दिलिश्वली को बीट करने का, बट अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं कर पाया। एंड ऑल्सो फाइट के बाद मुझे ऐसा लगा कि हेनरी सोउडो अपनी रिटायरमेंट को अनाउंस करने वाला है, क्योंकि उसने इस फाइट से पहले भी इस चीज को बोला था। एंड ऑल्सो फाइट होने के बाद उसने अपने ग्लव्स को भी निकाल दिया था, बट उसे माइक के सामने बोलने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली। तो नाउ वी आर नॉट श्योर कि हेनरी सोउडो ने रिटायरमेंट ले लिया है या फिर नहीं। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, ये फाइट थी वेल्टरवेट डिवीजन की, जहां पर इयन मचाडो गैरी जेफ नील को बीट कर देता है बाय स्प्लिट डिसीजन। अब ये फाइट एक काफी क्लोज फाइट रही, जहां पर मुझे भी ये लगा कि इयन गैरी इस फाइट को विन किया है, बट आई डू थिंक कि फर्स्ट राउंड जेफ नील ने विन किया था। हम बोल सकते हैं कि पूरी फाइट एक काफी बोरिंग फाइट रही, बट आई थिंक इसमें ज्यादा गलती जेफ नील की थी। एंड आई ऑल्सो थिंक कि जेफ नील इस फाइट को काफी इजीली विन कर लेता। उसे इस फाइट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली, बट फॉर सम रीजन जेफ नील ने अपने पंचेस को लेट गो नहीं किया। अब इन तीनों राउंड्स में सेम स्टोरी रही, जहां पर जब भी दोनों फाइटर्स के बीच में डिस्टेंस था तो इयन गैरी विन कर रहा था, वो ज्यादा पंचेस और किक्स को लैंड कर रहा था, वो ज्यादा फास्ट भी था। बट जैसे ही ये डिस्टेंस क्लोज हो रहा था, अगेन इयन गैरी का वो राइट गार्ड ज्यादा ऊपर नहीं था और काफी बार हमने इस फाइट में देखा कि जेफ नील का लेफ्ट हैंड कनेक्ट हो रहा था। बट जैसे मैंने पहले कहा, जेफ नील ने अपने पंचेस को लेट गो ही नहीं किया, वो एक दो पंचेस को थ्रो कर रहा था जो बाय द वे लैंड भी हो रहे थे, बट उसी के बाद वो इयन गैरी को क्लिंच कर ले रहा था। अब इयन गैरी ने भी इस फाइट में एक चीज को काफी अच्छे से किया है, जहां पर जब भी जेफ नील इयन गैरी को पुश करके केज साइड लेके जा रहा था तो वहां पर इयन गैरी ने काफी अच्छी मूवमेंट को दिखाया और वो लेफ्ट या फिर राइट से निकल आ रहा था। अगर जेफ नील जब प्रेशर कर रहा था, वहां पर अगर जेफ नील ने ज्यादा पंचेस को थ्रो किया होता तो 100% वो इस फाइट को जीत जाता, बट क्योंकि जेफ नील ने ऐसा नहीं किया और इयन गैरी ने ज्यादा आउटपुट दिखाई, इसीलिए इस फाइट को इयन गैरी एक स्प्लिट डिसीजन से विन कर गया। और अब इसी के साथ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, ये फाइट है UFC 298 की को-मेन इवेंट, जहां पर मिडिलवेट फाइटर रॉबर्ट विटेकर पॉलो कोस्टा को बीट कर देता है बाय यूनानिमस डिसीजन। मेरी ओपिनियन में इस पूरे कार्ड की जो बेस्ट फाइट थी वो रॉबर्ट विटेकर और पॉलो कोस्टा की फाइट थी, क्योंकि इस फाइट में दोनों फाइटर्स ने बिग पंचेस को लैंड किया है, वो एक दूसरे के साथ ब्रॉल फाइट कर रहे थे और हम बोल सकते हैं कि इन पूरे 3 राउंड्स दोनों ने एक दूसरे के साथ वॉर किया है। राउंड 1 में दोनों ही फाइटर्स काफी फास्ट थे, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर पंचेस को लैंड कर रहे थे, लेग किक्स को लैंड कर रहे थे, जहां पर काफी स्लाइटली राउंड 1 को रॉबर्ट विटेकर विन कर रहा था। बट फिर इस राउंड के लास्ट 5 सेकंड्स में पॉलो कोस्टा एक बिग स्पिनिंग हेड किक को थ्रो करता है, जो प्रॉपर रॉबर्ट विटेकर पे लैंड होती है और रॉबर्ट विटेकर बुरी तरह से हर्ट हो जाता है। आई थॉट अगर उस राउंड में 10 to 20 सेकंड्स और होते तो पॉलो कोस्टा रॉबर्ट विटेकर को नॉकआउट कर देता, बट क्योंकि पॉलो कोस्टा ने ये स्पिनिंग व्हील किक लास्ट के 5 सेकंड्स में थ्रो की, इसीलिए रॉबर्ट विटेकर सर्वाइव कर लेता है। और फिर राउंड 2 ऑनवर्ड्स हम देख सकते हैं कि स्लोली पॉलो कोस्टा थोड़ा सा टायर्ड होने लग पड़ता है, वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। वेयरएज रॉबर्ट विटेकर की बात करें तो वो अपनी स्पीड को मेंटेन रखता है, वो अपने पंचेस में शार्पनेस को मेंटेन रखता है और इसीलिए वो इस फाइट को विन भी कर लेता है। दोनों का ही आई थिंक
गेम प्लान था लेग किक्स को थ्रो करने का, जहां पर इसी के साथ पोलो कोस्टा का डेफिनेटली गेम प्लान था कि वो लेग्स को टारगेट करेगा, बट इसी के साथ वो हेड को भी टारगेट करेगा और इसीलिए काफी बार पोलो कोस्टा ने इस फाइट में हेड किक्स को भी थ्रो किया। ऑल्सो इसी के साथ पोलो कोस्टा की चिन की भी तारीफ करनी होगी, क्योंकि रॉबर्ट विटेकर पोलो कोस्टा पर क्लीन पंचेस को लैंड कर रहा था, जहां पर एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि पोलो कोस्टा रॉक हो गया है और उसने रॉबर्ट विटेकर को बोला कि वो और ज्यादा थ्रो करे। अब ये चीज पोलो कोस्टा ने इस फाइट में काफी बार की है, जहां पर वो रॉबर्ट विटेकर को साइन दे रहा है कि वो उस पर अटैक करे, वो दोनों स्टैंड करके ब्रॉल करें, बट रॉबर्ट विटेकर एक काफी हाई लेवल फाइटर है, वो पोलो कोस्टा की इन चीजों में नहीं पड़ा, उसने अपनी फाइट की। एंड अगेन जो रॉबर्ट विटेकर का वो ब्लिट्स है, जहां पर वो एकदम से अपने डिस्टेंस को क्लोज करता है और अपने ओपोनेंट के ऊपर 2 to 3 पंच कॉम्बिनेशंस को थ्रो करता है, वैसा एग्जैक्टली इस फाइट में रॉबर्ट विटेकर ने पोलो कोस्टा के साथ किया। अब डोंट गेट मी रॉन्ग, पोलो कोस्टा भी अपने पंचेस को लैंड कर रहा था, जहां पर सबसे ज्यादा उसे अपने जैब से सक्सेस मिल रही थी, और ये हम रॉबर्ट विटेकर के फेस में भी देख सकते थे, क्योंकि रॉबर्ट का फेस कंप्लीटली बस्ट अप हो गया था। बट यही चीज अगर हम रॉबर्ट विटेकर की देखें तो राउंड 2 ऑनवर्ड्स रॉबर्ट विटेकर ज्यादा फास्ट दिखा, और जब भी पोलो कोस्टा उस पर राइट पंच को लैंड करने की देख रहा था तो ऑलमोस्ट हर बार रॉबर्ट विटेकर उस पंच के नीचे डक हो जा रहा था और कोस्टा को काउंटर कर रहा था अपने खुद के जैब से एंड ऑल्सो राइट पंच से। बट यही चीज जब हम ऑपोजिट करते हैं, जहां पर रॉबर्ट विटेकर पोलो कोस्टा पर अटैक कर रहा होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम पोलो कोस्टा विटेकर को काउंटर करने का देखता है अपने लेफ्ट हुक से, बट रॉबर्ट विटेकर काफी फास्ट होता है और इसीलिए ऑलमोस्ट हर बार पोलो कोस्टा ने अपने लेफ्ट हुक को मिस किया है। आई थिंक जिस वजह से रॉबर्ट विटेकर पोलो कोस्टा को काउंटर कर रहा था, उसके ऊपर जैब्स को थ्रो कर रहा था, इन्हीं चीजों की वजह से वो इस फाइट को विन किया है। बट इसका मतलब डेफिनेटली ये नहीं है कि ये फाइट एक काफी इजी फाइट थी, जहां पर क्लियरली रॉबर्ट विटेकर इस फाइट को विन किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये फाइट एक बहुत ही ज्यादा क्लोज फाइट थी और राउंड 3 में सिचुएशन ऐसी थी कि अगर पोलो कोस्टा एक भी बिग पंच को लैंड कर देता तो वो उस राउंड को विन कर लेता और अल्टीमेटली इस फाइट को भी विन कर लेता। तो इसीलिए मेरी ओपिनियन में एक काफी क्लोज फाइट, बट आई डू थिंक जिस वजह से रॉबर्ट विटेकर ने राउंड 2 के लेटर पार्ट में और फिर राउंड 3 में फाइट की है, उसने इस फाइट को काफी स्लाइट मार्जिन से विन कर लिया। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, जिसको सबने शॉक कर दिया, क्योंकि ये फाइट UFC 298 की मेन इवेंट फाइट थी, जहां पर इलिया टुपुरिया इस फाइट को विन कर लेता है बाय 1 पंच नॉकआउट। राउंड 2 में इलिया टुपुरिया अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के ऊपर एक बिग राइट पंच को कनेक्ट करता है और एकदम से अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ग्राउंड में चले जाता है, जहां पर वो कंप्लीटली आउट कोल्ड हो गया था। अब इस पूरी फाइट के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो जिसको भी इस फाइट को लेकर रिएक्शन देखना है तो प्लीज मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो। तुम टॉप राइट कॉर्नर में आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो, या ऑल्सो मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, तो वहां से भी तुम इस वीडियो को देख सकते हो। जस्ट अभी मैं फिर से फाइट को देख के आया हूं और भाई ये नॉकआउट सच में बहुत बड़ा था। कंप्लीटली अलेक्जेंडर को फ्लैट लैंड कर देना, वो भी फेदरवेट डिवीजन में, जहां पर अलेक्जेंडर अनडिफीटेड था। उसने मैक्स होलोवे को बीट करके रखा है, उसने जोसे आल्डो को बीट किया है, और ऐसे स्ट्रॉन्ग फाइटर को 1 पंच से नॉकआउट कर देना, ये सच में बहुत ही बड़ा था। आई रियली होप सो कि अलेक्जेंडर ठीक हो, क्योंकि अब बैक टू बैक अलेक्जेंडर 2 बार नॉकआउट हो चुका है, और मेरे ओपिनियन में इवन अगर डॉक्टर्स अलेक्जेंडर को क्लियर कर देते हैं और अलेक्जेंडर का अगर मन भी करता है फाइट करने का, बट आई स्टिल वांट कि अलेक्जेंडर इस साल के एंड तक फाइट ना करे। बट अब अगर बात करें न्यू फेदरवेट चैंपियन इलिया टुपुरिया के बारे में, तो अलेक्जेंडर को नॉकआउट करने के बाद डेफिनेटली इलिया टुपुरिया बहुत बड़ा बन चुका होगा। सब जगह इलिया टुपुरिया की बात हो रही है, जो उसने बोला था वो उसने करके दिखाया। और इस फाइट को फिर से देखने के बाद राउंड 1 में ये पता लगता है कि सेम जैसे अलेक्जेंडर राउंड 2 में नॉकआउट हुआ था, वैसा ही सेम वो मल्टीपल टाइम्स राउंड 1 में भी नॉकआउट हो सकता था, अगर इलिया टुपुरिया राउंड 1 में ही उन पंचेस को कनेक्ट कर देता। स्टार्टिंग से ही अलेक्जेंडर अपनी लेफ्ट साइड को ज्यादा डिफेंड नहीं कर रहा था, और ये चीज जो रोगन ने भी पॉइंट आउट की कि जब भी अलेक्जेंडर इलिया टुपुरिया के अटैक को डिफेंड कर रहा है तो वो सिर्फ अपने हेड को एक एंगल से पुश बैक कर रहा है, बट उसका गार्ड ऊपर नहीं है। और राउंड 1 में ऐसा मल्टीपल टाइम्स हुआ जहां पर इलिया टुपुरिया के राइट पंचेस बहुत ही हल्के से अलेक्जेंडर के चिन पे कनेक्ट हो रहे थे। अब एक काफी पार्शियल पंचेस थे, इसीलिए अलेक्जेंडर को ये पंचेस ज्यादा फील नहीं हुए, बट इसका ये भी रीजन था कि वो पंचेस इसलिए भी कनेक्ट नहीं हुए क्योंकि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की खुद से ज्यादा पंचेस को थ्रो नहीं कर रहा था, वो ज्यादातर किक्स को ही थ्रो कर रहा था। उसका सिर्फ एक जैब इलिया टुपुरिया के ऊपर क्लीन लैंड हुआ था, और मोस्ट ऑफ द राउंड 1 वो सिर्फ इलिया टुपुरिया को फील कर रहा था, और बेसिकली इलिया टुपुरिया जो भी अटैक कर रहा था उन सारे अटैक्स को डिफेंड करने का देख रहा था। बट जैसे ही राउंड 2 आता है, अलेक्जेंडर यहाँ पर ज्यादा पंचेस को थ्रो करने लग पड़ता है, जहां पर अब अलेक्जेंडर अपने जैब्स के साथ अपने राइट पंच को भी थ्रो कर रहा होता है, जो टू बी ऑनेस्ट अलेक्जेंडर को मोमेंटम भी दे रहे होते हैं। जहां पर इलिया टुपुरिया का नोज कट भी हो जाता है, उसके नोज से ब्लड भी निकलने लग पड़ता है, बट इसके बाद अलेक्जेंडर एक काफी लाइट जैब को थ्रो करता है जो इलिया टुपुरिया पर लैंड नहीं होता है, और यहीं पर इलिया टुपुरिया को अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने पंचेस से अलेक्जेंडर को ब्लास्ट करने की। वो एग्जैक्टली ये करता है जिससे कि
वो अपने लेफ्ट हुक को कनेक्ट करता है जो हल्का सा अलेक्जेंडर को स्लो कर देता है और फिर आता है इलियो टोपुरे का एक बिग राइट पंच। जैसे ही ये पंच कनेक्ट हुआ इट वॉज ओवर। तो बहुत ही बड़ी विन इलियो टोपुरे से। वो सिर्फ अभी 27 का है, तो अभी उसका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है एंड लेट्स सी वो कहां तक पहुंचता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।